नमस्कार। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बंद दरवाजों के पीछे लड़े जाने वाले सूचना युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया अभियानों की एक बहुत ही सीक्रेट तस्वीर पेश करता है। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस सोर्स मटेरियल को डिकोड कर रहे हैं वो एक ऐसा विस्फोटक दावा करता है जो उस कहानी को पूरी तरह से पलट देता है जिसे दुनिया सच मानती आई है। तो चलिए एक एक करके इन कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि सोर्स के अनुसार असल में पर्दे के पीछे क्या हुआ था। आइए सबसे पहले उस दिन के हालात को समझते हैं। 26 अगस्त 2021 काबुल। हमारा सोर्स इस दिन का बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य बयां करता है। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापसी कर रही थी, तालिबान का कब्जा हो चुका था और काबुल एयरपोर्ट पर लाखों लोगों की भीड़ जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। अफरा तफरी का वो आलम था जिसे संभालना अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के लिए भी मुश्किल हो रहा था। और यहीं सोर्स एक 23 साल के जवान का जिक्र करता है, लांस कॉर्पोरल मोहित पटेल। मोहित जो मूल रूप से गुजरात के एक गांव से था और बचपन में अमेरिका शिफ्ट हो गया था। एक ऐसा जवान जिसकी जड़ें भारत से बहुत गहराई से जुड़ी थी। अब इस घटना के बाद जो भी जवाबी कार्रवाई हुई उसकी एक पब्लिक स्टोरी है जो हम सबने सुनी है, लेकिन क्या वो पूरी सच्चाई थी? आज हम जिस सोर्स का एनालिसिस कर रहे हैं वो पब्लिक नैरेटिव को सीधे सीधे चुनौती देता है। सोर्स का दावा है कि जो दुनिया को बताया गया वो सच नहीं था। देखिए, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हमारा काम सिर्फ इस सोर्स मटेरियल में किए गए दावों की गहराई में जाना है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस दावे की बुनियाद क्या है। इस पूरी जियोपॉलिटिकल कहानी में एक बहुत ही मानवीय पहलू भी है जो दिल को छू लेने वाला है। सोर्स के मुताबिक उसी दिन शाम करीब 5:15 बजे मोहित ने अपनी मां को एक कॉल किया था। ये बिल्कुल वैसी ही बातचीत थी जैसे किसी भी माँ बेटे के बीच होती है। मोहित ने बताया कि वो अगले दिन घर आ रहा है और उसने काबुल से अपनी मां के लिए एक बड़ी ही खूबसूरत सी चादर खरीदी है। उधर से मां ने भी प्यार से कहा कि जल्दी आजा, दाल चावल ठंडी हो रही है। सोचिए, ये सब होने के बस कुछ ही मिनटों बाद वो भयानक त्रासदी होने वाली थी। और ठीक 15 मिनट बाद शाम 5:30 बजे सब कुछ बदल गया। सोर्स बताता है कि एयरपोर्ट के एबी गेट के बिल्कुल बीच में आईएसआईएस के एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि 2 किलोमीटर दूर तक आवाज गई और इसके नतीजे बेहद खौफनाक थे। 13 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए, जिनमें मोहित पटेल भी था, और 170 से ज्यादा अफगान नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी। वो बेटा जो अपनी मां के लिए चादर लेकर आ रहा था वो कभी घर नहीं लौट पाया। इस धमाके के बाद महज 48 घंटे के अंदर चीजें कितनी तेजी से घूमी ये देखना बड़ा दिलचस्प है। 27 अगस्त की सुबह 3 बजे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का कंधार में मौजूद एक टॉप एजेंट, जिसे त्रिशूल कोड नेम दिया गया था, उसने एक बेहद क्रिटिकल मैसेज भेजा। इस एक मैसेज ने रॉ हेडक्वार्टर्स में खलबली मचा दी और सिर्फ आधे घंटे के अंदर यानी रात 3:30 बजे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रॉ प्रमुख और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। आखिर उस मैसेज में ऐसा क्या था? सोर्स के अनुसार एजेंट त्रिशूल ने बताया था कि आईएसआईएस का टॉप कमांडर अब्दुल रहमान अल लोगरी जिंदा है और काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर छिपा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। सबसे बड़ा अलर्ट ये था कि अल लोगरी 30 अगस्त को 25 आतंकवादियों के साथ काबुल में भारतीय दूतावास पर एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। यानी ये सीधा भारत के सम्मान पर वार करने की तैयारी थी। और चूंकि तालिबान इस खतरे को रोकने की हालत में नहीं था तो भारत को खुद ही एक्शन लेना था। रात 3:30 बजे की उस अहम मीटिंग में पूरा इंटेलिजेंस इनपुट सुनने के बाद सोर्स का दावा है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को सिर्फ 11 शब्दों का एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया, जो भी करना है करो, भारत का संदेश जाना चाहिए। सोर्स ये भी कहता है कि ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल साफ था कि इस पूरी कार्रवाई का कोई पेपर ट्रेल या आधिकारिक सबूत नहीं बचना चाहिए। मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जिसे अंजाम देकर बिना कोई निशान छोड़े गायब होना था। और यहीं से शुरुआत होती है उस सीक्रेट मिशन की जिसे इस सोर्स मटेरियल में ऑपरेशन देवी शक्ति कहा गया है। अब इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी अड़चन थी वक्त। रॉ चीफ और भारतीय वायुसेना के पास इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए केवल 48 घंटे की डेडलाइन थी। और चुनौती सिर्फ टारगेट को खत्म करने की नहीं थी, बल्कि इसे ऐसे करना था कि दुनिया में किसी को कानो कान खबर तक ना हो। लॉजिस्टिकली देखा जाए तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सोर्स समझाता है कि ड्रोन को सीधे भारत से तो उड़ाया नहीं जा सकता था, क्योंकि अफगान एयर स्पेस पर अमेरिका और तालिबान की नज़र थी। इसलिए एक मास्टर स्ट्रोक चला गया। भारतीय वायुसेना के स्टील्थ रुद्र 2 ड्रोन को ताजिकिस्तान के एक सीक्रेट एयरबेस से लॉन्च किया गया।
ये ऐसे ड्रोन हैं जो रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आते। 27 अगस्त की रात 1:30 बजे इस ड्रोन ने उड़ान भरी, खुद को सुरक्षित रखने के लिए 25,000 फीट की ऊंचाई पर गया और अफगानिस्तान के अंदर 400 किलोमीटर का सफर तय किया। इतना लंबा सफर तय करने के बाद उस घने अंधेरे में ड्रोन के एडवांस कैमरों ने काबुल के बाहरी इलाके में एक 2 मंजिला मकान को ढूंढ निकाला। यही वो जगह थी। सोर्स की रिपोर्टिंग के मुताबिक उस घर में 8 लोग थे। अब्दुल रहमान अल लोगरी, उसके 3 बड़े कमांडर और 4 हथियारबंद गार्ड्स। वो सब एक कमरे में बैठे भारतीय दूतावास के नक्शे देख रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि 25,000 फीट ऊपर से मौत उन्हें देख रही है। घड़ी में रात के 2:15 बज रहे थे। ड्रोन पायलट ने टारगेट को स्क्रीन पर लॉक किया और 2 हेलफायर मिसाइलें छोड़ दी। सोर्स के मुताबिक ये मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि इन्हें रडार तो क्या, आंखों से देखना भी लगभग नामुमकिन है। पहली मिसाइल ने मकान की छत उड़ाई और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में दूसरी मिसाइल सीधे उस कमरे में जा घुसी जहां अल लोगरी बैठा था। देखते ही देखते पूरा घर मलबे के ढेर में बदल गया। पता है इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? सिर्फ 12 मिनट। सोर्स का दावा है कि टारगेट लॉक करने से लेकर मिसाइल फायर करने और ड्रोन के वहां से सुरक्षित निकल जाने तक इस पूरे ऑपरेशन में केवल 12 मिनट का समय लगा। काबुल शहर में किसी को कोई धमाका नहीं सुनाई दिया, पीछे कोई सबूत नहीं छूटा। सुबह लोगों ने बस ये देखा कि एक मकान गिरा हुआ है, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि असल में हुआ क्या है। अगली सुबह यानी 28 अगस्त को सुबह 6 बजे रॉ प्रमुख ने ऑपरेशन पूरा होने की फाइनल रिपोर्ट सौंपी। सोर्स दावा करता है कि उस मकान की ड्रोन स्ट्राइक से पहले और बाद की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें पेश की गईं। टारगेट पूरी तरह से तबाह हो चुका था और भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़े किए ऑपरेशन देवी शक्ति का ये मिलिट्री फेज यहां पूरी सफलता के साथ खत्म हो गया। लेकिन इस एनालिसिस की कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए वापस चलते हैं उस मानवीय पहलू पर। सोर्स बताता है कि जिस दिन काबुल में ये सीक्रेट स्ट्राइक हुई, ठीक उसी दिन अमेरिका के जॉर्जिया में मोहित पटेल का अंतिम संस्कार हो रहा था और उसकी मां अपने बेटे के पास वही चादर पकड़े बैठी थी जो मोहित उनके लिए काबुल से लाया था। वो तोहफा अब एक कफन बन चुका था। ये डिटेल हमें याद दिलाती है कि जियोपॉलिटिक्स में लिए गए फैसलों की असल कीमत कौन चुकाता है। आपके बेटे ने 2 देशों की मिट्टी का कर्ज चुकाया। ये कोटेशन उस लेटर का हिस्सा है जो सोर्स के दावे के अनुसार भारतीय दूतावास ने सीधा मोहित की मां को भेजा था। लेटर में साफ तौर पर लिखा था कि उनके बेटे के उस सर्वोच्च बलिदान का बदला ले लिया गया है। इस सोर्स मटेरियल के मुताबिक मोहित की मां ने आज भी उस लेटर को संभाल कर रखा है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे विस्फोटक दावे पर। हम सब जानते हैं कि पब्लिक डोमेन में यही कहानी है कि एबी घाट हमले का बदला अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक से लिया, लेकिन सोर्स मटेरियल का दावा बिल्कुल अलग है। सोर्स कहता है कि जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने जांच की तो उन्हें पता चला कि उनकी तरफ से कोई स्ट्राइक हुई ही नहीं थी, बल्कि अमेरिका के सिग्नल इंटेलिजेंस ने भारतीय रुद्र 2 ड्रोन के निशानों को पकड़ लिया था। लेकिन उन्होंने इस बात को दुनिया से छिपाए रखा, क्योंकि अगर ये बाहर आ जाता कि जो काम अमेरिका की इतनी बड़ी सेना नहीं कर पाई वो भारत ने कर दिखाया, तो ग्लोबल लेवल पर अमेरिका की इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगता। तो अंत में ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम जो भी कहानियां सुनते हैं, क्या वो हमेशा पूरी सच्चाई होती हैं? जब बड़े देशों के प्रतिष्ठा की बात आती है तो तथ्यों को कैसे कंट्रोल किया जाता है? आज के इस सोर्स बेस्ड एनालिसिस ने हमें पर्दे के पीछे चलने वाले उस सूचना युद्ध की एक झलक दी है जो कभी सामने नहीं आता। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस मॉडर्न दुनिया में सत्ता की असली डोर आखिर किसके हाथों में है। खैर, इसी सवाल के साथ आज के इस एनालिसिस को यहीं विराम देते हैं। इस दिलचस्प विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।